तोहमत तुम्हारे इश्क की केस नंबर 61। मुझे यहाँ बुलाने का क्या मकसद था? सब बातें छोड़ो, फिलहाल मुंह मीठा करो। यज़दान ने सामने रखी ट्रे में से कोकोनट चॉकलेट उठाकर वहाज के मुंह के करीब की। किस खुशी में उसने यज़दान का हाथ पकड़ा, क्योंकि तुम मामू बनने वाले हो। यज़दान ने ज़बरदस्ती चॉकलेट उसके मुंह में डाली, जबकि वहाज फैली आंखों से यज़दान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। ताबीर वो बोर्ड बुढ़ाया था। ताबीर बिल्कुल ठीक है। वहाज बिना कुछ कहे उसके गले जा लगा था, जबकि यज़दान को झटका लगा था। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? यज़दान पहले तो हैरान हुआ था, लेकिन फिर शरारत से बाज नहीं आया। ज़्यादा सर पर मत चढ़ो, मैंने बस अपनी खुशी का इजहार किया है। वो सीधा हुए दोबारा अपने खोल में बंद हुआ था। इसका मतलब मुझे तुम्हें रोज़ खुशी की खबर सुनानी चाहिए ताकि तुम रोज़ मेरे गले लगो। वहाज उसके कंधे पर पंच मारकर रह गए। बिना कुछ कहे भी आज उनकी रंजिश थोड़ी ख़त्म हो गई थी। तुमने यहाँ कुछ और कहने के लिए भी बुलाया था? हाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। पहले ताबीर से मिलना है मुझे। अभी नहीं, अभी तुम मेरे साथ आओ। वो ऊपर आराम कर रही है। वहाज ने यज़दान को देखा और उसके कदम से कदम मिलाए बाहर की जाने बढ़ा, क्योंकि वो अभी उसी मकसद के लिए था। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वहाज उसे बाहर पूरच में आने पर हैरान हुआ। आओ तो सही, बाकी सवाल तो वही कर लेना। वो उसलिए पीछे की जाने बैठा। वहाज ने उसके साथ जानना ही मुनासिब समझा था। कुछ ही देर में वो बेसमेंट में थे। वहाज के लिए ये सब हैरान कुन था, लेकिन अब दिल से खालिश ख़त्म हुई तो वो यज़दान को साफ शफाफ नज़र से देखना चाहता था। उसने ताबीर को हमेशा खुश रखा था, फिर वो क्यों कर उससे ज़िद लगा था। उसकी बहन खुश थी तो वो भी खुश मुतमईन था। यज़दान उसे राहदारी से गुजार कर एक कमरे के पास लाया। वो सब फैली आंखों से देख रहा था। एक ऑफिसर होने की वजह से वो इन सब का आदी था, लेकिन यज़दान का उसे यहाँ लाना, कोर्स वगैरह सब अजीब था। दरवाज़ा खोलकर वो जिस कमरे में दाखिल हुआ, वहाज के लिए ज़मीन आसमान घूम कर रह गए। आर्यान वहाज बोर्ड बुढ़ाया था, जबकि आर्यान भी सीधा हुआ था। सामने खड़े शख्स को वो कैसे भूल सकता था, जिसे वो हमेशा अपना छोटा भाई समझता था। वो पहले से काफ़ी खूबरू हो चुका था। ऊंचा लंबा कद और चेहरे पर संजीदगी। आर्यान के चेहरे पर रौनक बहाल होने लगी। अपने करीबी अजीज़ को देखकर आज वो जैसे फिर से जी उठा था। वो उठकर वहाज की तरफ बढ़ा और उसको देखने लगा। गहरी शहद रंग आंखों में करब फैलने लगा। सिले हुए जख्म उधड़ने लगे। यकलख्त वो उसके सीने से जा लगा। वहाज के हाथ पहलू में गिरे रह गए। उसे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो आर्यान से मिल रहा है, जिसे उसने खो ही दिया था। सब बर्बाद कर दिया था मैंने अपनी बुज़दिली में सबको मुसीबत में डाल दी। आज वो अपने दिल के एहसास साथ वहाज सुल्तान को कह देना चाहता था। उसकी आवाज़ भीगी थी। वहाज की आंखें सुर्ख होने लगी। उसने यज़दान को देखा जो एक जानिब खड़ा हो चुका था। आर्यान, वहाज की पुकार बहुत मध्यम थी। आर्यान ने गहरा सांस लिया और पीछे हुआ। तुम ठीक हो? वहाज ने उसका चेहरा छुआ। आर्यान ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। वहाज ने फौरी उसके हाथ थाम लिया। नहीं आर्यन, हाथ मत जोड़ो, मुझसे बड़े हो तुम, आज जोड़ लेने दो। वहाज, मैंने तुम पर बेबुनियाद शक किया। सनम ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। ताबीर ने इतनी तकलीफ़ सही, लेकिन फिर भी तुमने कभी कुछ नहीं कहा। तुमने हमेशा छोटे होकर बड़ेपन का मुजाहरा किया, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैं मजबूर था। दारम सहगल से अनम की ज़िंदगी के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। शया ने अनम को मार दिया। वहाज, मेरी बहन मासूम थी, मर गई वो। आर्यान की सिसकी ने वहाज का दिल काट कर रख दिया था। आर्यान, हौसला करो। नहीं वहाज, आज मुझे सब बता देने दो, मैं गलत नहीं था। आर्यान उसे तफसील बताने लगा, जबकि वहाज सुन हो चुका था। क्या से क्या होता गया था और वो कभी समझ नहीं पाया था। बासित ने अनम को नहीं मारा था, उसे शायान ने कत्ल किया था, और इस कत्ल का चशमदीद गवाह मैं था, एसपी वहाज सुल्तान, जिसकी सज़ा मुझे जेल भेज कर दी गई। बासित की आवाज़ पर आर्यान और वहाज दोनों मुड़े थे, जबकि यज़दान उसकी मौजूदगी से वाकिफ़ था। वो बाहर नहीं गया था, बल्कि बेसमेंट में ही था। अनम तुमसे मदद मांगने के लिए मिलना चाहती थी वहाज। वह तुम्हें शयान की सच्चाई बताना चाहती थी। वो तुमसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती थी। वो जालिम नहीं थी, बल्कि उसके साथ जुल्म हुआ था। उस दिन तुम्हें होटल उसने सबूत देने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ शयान सागिर आया और उसने सब बर्बाद कर दिया, मार दिया। उस जालिम दरिंदे ने अपनी बहन को बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। उस शख्स को ज़रा रहम नहीं आया था। यज़दान ने बासित के कंधे पर हाथ रखा, गोया उसे अपने होने का एहसास दिलाया हो। यज़दान सर, अगर मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। एसपी वहाज सुल्तान, आप नहीं जानते कि नौफल यज़दान कितने लोगों का मसीहा है। उसने अपनी अच्छाई को एक खाने में कैद करके बुराई की मसनूई चादर ओढ़ ली, लेकिन यज़दान सर एक सच्चे हमदर्द और फरिश्ता सिर्फ इंसान है। वहाज के सर पर गोया धमाके होने लगे, जबकि आर्यान बासित को देख रहा था। वक्त ने सब पर अपने असरात मुरतब किए थे।
कमज़ोर सा बासत उस वक्त ऊंचा, लंबा और मजबूत हो चुका था। ये सब कैसे? तुम्हें लगता है कि मैंने ताबीर को पाने के लिए सैदान का कत्ल किया था? नहीं वहाज सुल्तान, मैंने ताबीर को सैदान से बचाने के लिए उसे मार डाला था। वो ताबीर का सौदा करने वाला था। वो दारम सैगल का बेटा था जो अपने दादा तैफूर सैगल की रहाई के लिए हमारे घर आया था। साहब साजिश थी। उसने मेरी मासूम बहन का कत्ल किया था। उसने मेरे बाबा से उनकी बेटी छीन ली, मेरी बहन को बेरहमी से मार दिया। उसने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मैं लंदन से अपनी बहन की वजह से आया था और सैदान ने मेरी बहन ही मुझसे जुदा कर दी। यजदान की आंखों में सुर्खी दौड़ गई जबकि चेहरा सबसे सुर्ख हो रहा था। वहाज को लगा आज इंकशाफात का दिन है, धमाकों का दिन है। वो एक अफीसर होकर इन सब साजिशों से बेखबर रहा था। उसे आज अपने पुलिस अफसर होने पर अफसोस हुआ था। वो अनम को गलत समझता था लेकिन वो तो मासूम थी। वो यजदान को गलत समझता था। वो भी सच्चा इंसान था। उसने यजदान से एक उम्र नफरत की थी पर आज उसे लग रहा था कि उसने जो भी किया था सब गलत था। ये तो वो भी जानता था कि अनम का कत्ल शायान ने किया, लेकिन अनम के किरदार पर उसने शक किया था। उसे हमेशा गलत समझा था। असल मुजरिम तो वही था। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ वाज, लेकिन बाज़ औक़ात आंखों देखा सच नहीं होता। और अनाबी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो मासूम थी, सनम के बहकावे में आ गई थी। उसे सनम ने उकसाया था, सनम ने सब किया था। वो भी अपने भाई की साजिश का हिस्सा बन गई। उसने भी शायान को सच्चा और बाकी साहब को झूठा समझा था और जानते हो सनम को भी मार देने वाला था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अभी जिन्ना लिखा था, तभी वो महफूज है। यजदान गंभीरता से बोला जबकि आर्यन परेशान हुआ था। सनम ने ना जाने क्या गुनाह किया था, पर अभी ये सब पूछने का ठीक वक्त नहीं था। मुझे अफसोस होता है कि मैं ऑफिसर हूँ, एक पुलिस अफसर। काश कि मैं आम पेशावर इंसान होता तो आज मेरी कैफियत ऐसी ना होती। उसने यजदान को देखा, फिर आर्यन को और बासित को। वाज, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। तुम सनम को इंसाफ दिलाना चाहते थे। तुम मुझे बहलाओ मत यजदान, वो संजीदगी से बोला। मुझे इस वक्त यहाँ से जाना है वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वाज, तुम खुद को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो? सारा कसूर शायान का है। उसने हमारे घर को बर्बाद किया। मेरा कसूर है आर्यन, मैं अनम को बचा नहीं पाया। मैं तुम्हें शायान से बचा नहीं पाया। तुम दारम सैगल के चुंगल में फंस गए, मैं बेखबर रहा। सब मेरा कसूर है मेरा। उसने अपनी आंखें रगड़ी और कमरे से बाहर निकला। वाज को आर्यन उसके पीछे आया। जाने दो आर्यन, उसे इस वक्त उसे एक ही शख्स संभाल सकता है। यजदान उसकी कैफियत समझ चुका था। इस वक्त वो अपना गम सिर्फ अनाबिया को ही कह सकता था और वो भी यही चाहता था कि उनके दरमियान सारी खलिश आज दूर हो जाए। और जब वो दोबारा वहाज सुल्तान से मिले तो वही वहाज सुल्तान जिसका रोब व दादुबा हर एक को मुतासर करता था। ताबीर कहाँ है यजदान? आर्यन ने बेकरारी से पूछा। वो मेरी बीवी है, मेरे पास है। आर्यन के जामिद लबों पर मुस्कान फैले, दिल पर सुकून होने लगा था। और सनम सनम क्या किया है और शायान क्या करना चाहता था? इन बातों को छोड़ो। बासत की सनम से कुछ दिन पहले ही शादी हुई। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब बता दूंगा। और मैं चाहता हूँ मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा और रोज़ का निकाह हो जाए। आर्यन ने झटके से उसे देखा। रोज़ रजामंद है, वो मेरी कोई बात नहीं टालती, मेरे लिए छोटी बहन और बेटियों जैसी। आर्यन आगे बढ़कर उसके गले जा लगा जबकि यजदान मुतमैन था। आर्यन जैसा शख्स ही उस मासूम और मुखलिस लड़की के लिए नहायत मौजू था, क्योंकि दोनों ने तकलीफ़ काटी थी और दोनों ही एक दूसरे के सच्चे हम दर्द थे। गाड़ी की स्पीड तेज़ किए वो जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। इस वक्त वो खुद से भी सामना करने की हालत में नहीं था। कई बार उसने अपनी सुर्ख आंखें रगड़ी, कई बार उसने खुद लानत मलामत की। एक पल के लिए उसका दिल चाह वो अपने आप को कुछ कर ले। इतना बेखबर मैं कैसे रह गया, मैं कैसे सब नहीं जान पाया। स्टीयरिंग पर अपने दोनों हाथ मारे वो ज़ोर से दौड़ा। अनाबी के साथ भी मैंने बेइंतहा बुरा किया। वो मासूम लड़की क्या इस लायक थी? उसे अपने सारे गुनाह इस वक्त नज़र आने लगे। वो बेबस होने लगा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर के करीब गाड़ी रुकी तो वो होश में आया। गाड़ी खड़ी करके वो अंदर आया और इर्द गिर्द देखा। अंदर सन्नाटे बोल रहे थे। इस वक्त उसे अनाबिया की तलब थी जिससे वो शायद आज अपना गम कह पाता, लेकिन उसे भी तो उसने नाराज़ कर दिया था। कल ही तो उसने अनाबिया की आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी। जाते हुए भी उसे नज़र नहीं आई थी और अब भी कहीं नहीं थी। वो खुद से थकने लगा। बोझल कदम लिए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और अपने कमरे में आते ही बेड पर ढह गया, जैसे वजूद अपना बोझ नहीं उठा पा रहा। वो अपने कमरे में थी, ना भूख का एहसास था, ना कोई और एहसास बाकी था। वह सुबह यूनिफॉर्म के बजाय नक सक्सा तैयार कहीं गया था। उसका यूं जाना उसे मज़ीद रुला गया था, लेकिन अक्सा के आने की वजह से वो अपने आंसू छुपा चुकी थी। फ्रेश होकर उसने नाश्ते के नाम पर चाय का कप पिया था। उसके बाद वो कमरे में आ गई थी। नवाज के आने का पता चला तो दिल बेचैन होने लगा, लेकिन उसका सामना नहीं करना चाहती थी। उस शख्स के सामने वो अब अपनी मोहब्बत की भीख
कभी नहीं मांगना चाहती थी। तभी बज़ाहिर लापरवाह बनी सारा दिन अक्सा के साथ मसरूफ़ रही, लेकिन वहाज के कमरे का बंद दरवाज़ा उसे परेशान करने लगा। अब तो अक्सा भी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो ऊपर आई, चंद लम्हे वहाज के दरवाजे के पास रुकी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। या अल्लाह, वाह ही ठीक हूँ। दिल अब भी ढीठ बना उसकी खैर मांग रहा था, जो कल से फिर धुतकार किया था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, फिर रुक गई। नहीं, एक बार देख लेती हूँ, खुद से बुड़बुड़ाई और कमरे के दरवाजे आ ठहरी। अंदर नींद अंधेरा फैला था, लेकिन अनाबी को अपना दम घुटता महसूस हुआ। वहाज, उसने धीरे से पुकारा, मुबादा वो गुस्सा ना कर जाए। उसकी हालत आज फिर उस दिन जैसी थी जब वो उसे इस घर में लाया था। वहाज ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा और फिर एश ट्रे में सिगरेट को मसल दिया, गोया उसके सामने पीने से गुरेज किया हो। नबी का दिल चाह वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर खुद को मजबूत बनाए वहीं खड़ी रही। कुछ चाहिए तुम्हें? उसने पेशानी मसले कहा। नहीं, आप खाना खाना, सुबह से आप कमरे में बांध दें। भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। उसने एक बार फिर सिगरेट सुलगाया, लेकिन यकलख्त वो खानसा था। वाज, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो घबरा कर उसके पास आई और उसकी पोश सहलाने लगी। गो कि ये उसके लिए इंतहाई मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत किए पास आ गई थी। वाज ने बेजारी से उसके हाथ झटके। जाओ यहाँ से अनाबिया, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और जो आपकी बिगड़ रही उसका क्या? वो रुआनसी हुई बोली। सब शिकवे कहीं गुम हो गए। महबूब की फिक्र हर शय पर हावी होने लगी। वाज ने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। अनाबिया सहमी थी, लेकिन फिर दोनों बैठकर उसके घुटनों पर हाथ रखा। उठो नीचे से। वो फौरी खड़ा हुआ, सिगरेट दूर फेंक चुका था। अनाबिया, खड़ी हो जाओ। उसने तलखी से कहा। मेरी सज़ा का तयन कर दे वहाज, शायद मैं फिर अपनी नज़र में उठ जाऊँ। वो दिलगिरी सी बोली। शायद वो अब थकने लगी थी। उसकी बेरुखी से आज फिर मोहब्बत का खाली कशकोल लिए खड़ी थी। वहाज लब भींच गया और उसके कंधों से थमा। अनाबिया बेजान सी उसके सहारे खड़ी हुई थी। चंद लम्हे वो उसका गुलाबी चेहरा देख रहा, गोया लफ्ज़ जमा कर रहा हो। सज़ा जज़ा कुछ भी बाकी नहीं रही। ऐसा लगता जो मैंने तुम्हें इतना अरसा सज़ा दी, तुम उसके ज़रा से भी हकदार नहीं थी, बल्कि मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उसके कंधों को धीमे से सहलाते उसने रंजीदगी से कहा। उसकी आंखों के गोशे सुर्ख थे, जो गवाह थे कि किसी कर्ब से गुजर कर आया। नहीं वाज, आप ऐसे मत कहें। अनाबिया ने सहम कर उसके गाल पर हाथ रखा। ना जाने वाज को क्या हुआ था कि उसने गाल पर रखा हाथ बेसख्ता लबों से लगाया। उसकी शफाफ हथेली को छुए उसने अनाबिया सुल्तान को मोतबर ही तो कर दिया था। जो कहा है सच का है, इंसान अपना बोया ही काटता है। मैं बर्बाद हुआ तो उसमें कसूर भी मेरा अपना है। शायद ये मेरा मुकाफात अमल है। एक बार फिर उसकी शफाफ हथेली को छूकर उसने अनाबिया का हाथ छोड़ा और खुद बेड पर बैठकर अपना सर हाथों में थाम लिया। इस वक्त वो अनाबिया को सख्त इज़्तिराबी हालत में लग रहा था। कुछ हुआ है वाज? आप ऐसे तो कभी उदास नहीं हुए। अनाबिया उसके बराबर आकर बैठे उसकी जानिब मुड़ी। लहजे में बेकरारी ही बेकरारी थी, जबकि वाज को एक और घम सताने लगा। वो लड़की अगर उसकी वहद हमदर्द थी और वो उसी हमदर्द को पल पल अजियत देता रहा था। वाज ने अपना सर उठाया और उसे देखा और फिर उसके कंधे पर सर रखा कि उसके चेहरा उसकी गर्दन से मस हुआ। अनाबिया को पूरा वजूद सर्द पड़ गया, हाथ गोद में धरे रह गए। तुम्हारा वहाज आज टूट गया है अनाबिया, उससे कुछ मत पूछो, बस चंद पल अपनी कुर्बत में पुरस्कून नींद दे दो, उसे समेट लो। उसकी गर्म सांसों ने अनाबी का दिल शिद्दत से धड़काया था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे समेट लेती, लेकिन वो आज उसे संभाल लेना चाहती थी। उसने आज खुद हाथ बढ़ाया था और वो नाशुक्री नहीं कर सकती थी। वहाज, उसने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाया। गो कि हिसार छोटा था, लेकिन वहाज को वो नरम बहन सारे के हिसाब से बहुत बड़ी लगी थी। वो इस काबिल नहीं था कि उसे सारा मांगता। तभी उसके हिसार से निकलता बेड पर लेट गया। अनाबिया के हाथ खाली रह गए। एक बार फिर वो दूर हो गया था। अनाबिया, तुम चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मुझे सहारा दो या मुझसे समेट लो, क्योंकि मेरा जैसा खुदगर्ज शख्स किसी की मोहब्बत का हकदार नहीं है। वो तड़प कर रह गई। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? उसने वाज का शाना पकड़ कर उसे सीधा किया। वो सीधा हुआ था। कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे मामले में खुद घर से दिखाई है। तुम्हें तड़प पाए, हर बार तुम्हारे बढ़ाए हाथ झटक दिए। उसने छत को घूरे दिलगिरी से कहा, और आज भी यही किया है। अनाबी के लबों से शिकवा निकला। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वहाज ने उसकी कलाई पकड़ ली, अपनी जानिब खींचा था। जनाबिया सीधा उसके सीने पर गिरी थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। चेहरा पाल में गुलाबी हुआ। वो सीधा होने के लिए कस मसाई, लेकिन वहाज ने उसके गिर्द अपने दोनों हाथ लपेट लिए, जैसे उसे दूर ना जाने देना चाहता हो। अनाबिया का सांस ही हल्क में अटका था। मुझसे दूर मत जाओ, यहीं मेरे पास रहो हमेशा, कभी ना जानने के लिए। मैं अगर कहूँ तो भी नहीं जाओ। उसकी भारी आवाज़ अनाबिया की जान निकालने लगी, लेकिन वो अपनी तरफ अपनी काम मैगी का थोड़ा सा हिसाब तो लेना चाहती थी। क्यों ना जाऊँ वाज? आप ही तो कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते।
اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، تو پھر میں یہاں کیوں رکوں، کس لیے ٹھہروں؟ میرے آپ پر کوئی حق نہیں ہے، آپ بھی جانے کو ہی کہا تھا، اب جا رہی ہوں تو کیوں روک رہے ہیں؟ وہ بھیگی سی آواز میں بولی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ وحاج کے دل پر ایک گہری ضرب لگی تھی، وہ وحاج کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی لیکن وحاج اسے سنبھال چکا تھا۔ اب روک جاؤ، کیوں وحاج؟ اب تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ روئی۔ جھوٹ تھا سب، تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، تمہاری جانب قدم بڑھانے سے ڈرتا تھا کہ تمہیں کھو نہ دوں، لیکن شاید میں پاگل تھا، بھول گیا تھا کہ تم مجھے اس رب کی جانب سے عطا کی گئی ہو، اس کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتا۔ انم میرے لیے نہیں بنی تھی، تبھی میرے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی وہ مجھ سے دور چلی گئی، وہ چلی گئی لیکن تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ انابیہ یک لک سن ہوئی تھی۔ انم کون؟ انم وحاج۔ وہ خاموش رہا، اس کا نرم وجود اسے اپنی کیفیت سے نکالنے لگا تھا۔ وہ اس کی قربت میں کھو جانا چاہتا تھا جبکہ انابی کی سانسیں تنگ ہونے لگی۔ بتائیں مجھے کون ہے انم؟ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی، گویا انم نامی لڑکی یہیں کہیں موجود ہو۔ انابیہ میری بات سنو۔ وحاج بھی اٹھ کر بیٹھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بتائیں وحاج، انم کون ہے؟ وہ چیخی تھی، قدم پیچھے لینے لگی۔ انم میری مانگیتر تھی، اس نے نظر زمین میں گاڑے کہا۔ انابیہ لڑکھڑائی تھی، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ وحاج نے فوری اٹھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے سنبھالا تھا۔ آپ اس سے کیسے؟ وہ کیسے؟ کہاں؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ میں خود کو سنبھالتے سسکی تھی۔ وہ مر چکی ہے کافی سال پہلے۔ انابیہ کو ایک اور صدمہ لگا تھا، تبھی آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کے دل میں شروع سے وہی تھی۔ اس نے وحاج کے سینے پر انگلی رکھی۔ وحاج نے نفی میں سر ہلایا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ انابیہ کا دل اب بھی سلگتا تڑپ رہا تھا، اس کا لمس بھی سکون نہیں دے پایا تھا۔ آپ مجھے بہلا نہیں سکتے۔ آپ انم سے اس سے لفظ ادا نہیں ہوتے۔ یہ انکشاف ہی اس کی جان نکال گیا تھا۔ نہ کوئی تم سے پہلے، نہ کوئی تمہارے بعد اس دل پر تسلط جما پایا۔ تمہاری لگائی تہمت نے میرا دل بدل دیا، مجھے محبت سے نفرت تک کا اور نفرت سے محبت تک کا سفر طے کروا دیا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ چند پل رکا تھا اور اس کی کان پٹی کو چوما اور پھر بولا تھا، تمہارے عشق کے ساتھ مجھے یہ تہمت بھی قبول ہے۔ انابیہ کے دل دماغ سن ہو گیا۔ اس نے اظہار کر دیا تھا، دل اس کی بات پر ایمان لیا لیکن دماغ اب بھی باغی بنا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت کے ساتھ عشق کون کرتا ہے؟ اور آپ نے ہمیشہ نفرت کی ہے، آپ کیسے بھول گئے؟ آپ نے ابھی کل ہی تو کہا ہے۔ اور آج اعتراف کر رہا ہوں کہ میں انابیہ سلطان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، بس کھونے سے ڈرتا ہوں۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، آپ مجھے بہلا رہے ہیں، سب جھوٹے دعوے ہی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل جانا چاہتی تھی، اس کے لمس کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں اپنے وحاج پر یقین نہیں ہے؟ اس نے چہرہ ہاتھ میں تھاما اور شدت سے گویا ہوا، کیسے کر لوں یقین؟ آپ نے کب میرا یقین کیا؟ حالانکہ میں نے تو آپ کو پانے کے لیے یہ گناہ کیا تھا۔ میں بے وفا نہیں تھی، پر آپ تو بے وفا تھے، بے وفا کسی اور کو چاہتے تھے، پھر بھی کیوں شادی کی؟ تمہاری ضد کے آگے ہار گیا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا لیکن نہیں پایا کیونکہ تم سے محبت ہو گئی تھی، کب کیسی نہیں جانتا، لیکن خود سے بھی یہ اعتراف کرتا ہے، میں ڈرتا تھا۔ انابیہ نے بھیگی متورم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، آج تمہارا وحاج تمہیں یقین دلائے گا۔ میں اپنی ذات کی صفائی کسی کو نہیں دیتا لیکن آج تمہیں دوں گا۔ وہ بیڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر لایا اور گیلری اوپن کرنے لگا۔ انابیہ کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل تو اب بھی وہیں اٹکا تھا جب اس نے انم کا نام لیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی، کیا تھی، نہیں جانتی تھی لیکن اس کا نام دل کو چبھن دے رہا تھا۔ دیکھو یہ تمہیں یاد ہے، تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں تمہیں چھوڑ کر دھتکار کر چلا گیا، لیکن جانتی ہو میں واپس اندر آنے والا، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے اپنی غلطی کا مداوع بھرپور طریقے سے کروں گا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ایک ٹیبل بک کروانے کا کہا اور وہ کروا چکا تھا۔ اگلے دن میری کامیابی کا دن تھا، میں نے ایک مجرم کو گرفتار کرنا تھا اور میں کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا تھا اپنی کامیابی تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنے اور تمہیں پرپوز کرنے، لیکن تم نے وہ کر دیا جو تمہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ثبوت ہیں انابیہ، دیکھو انہیں۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ تصاویر دیکھی۔ سب کچھ اچھے سے ریڈی کیا ہوا تھا، بالون سے پورا فلور بھرا ہوا تھا، ٹیبل پر پھول، گفٹ، سب کچھ ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ انابیہ کے اسے پارک میں پرپوز کرنا، اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ انابیہ کی نظر ان تصور سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں پتھر دل ہوں؟ نہیں انابیہ، پتھر دل ہوتا تو اب تک تمہیں خود سے اتنی دور بھیجتا کہ تم مجھ تک کبھی واپس نہ آ پاتی۔ تمہارے گناہ کی سزا اتنی بھیانک دیتا کہ شاید میں خود سے بھی نظر نہ ملا پاتا، لیکن میرا دل تمہارے معاملے میں بہت پہلے پگھل چکا تھا۔ انابیہ بے یقینی کے لیے اسے دیکھنے لگی۔ جس وقت تم نے مجھے پارک بلایا تھا تھوڑی دیر بعد صنم کی کال آئی تھی، اس کال نے میرا دماغ گھما دیا تھا، تبھی وہ سب ہوا
जो नहीं होना चाहिए था। शायद गलती हम दोनों की थी। मैं उस दिन ना तुम्हारा दिल तोड़ता, ना ये सब होता, ना तुम मुझ पर तोहमत लगाती। उसका लहजा भारी हो रहा था, लेकिन अनाबिया एक बार फिर कप कपाई थी। वहाज ने सनम की रिकॉर्डिंग ऑन की और उसे सुनाई। वो लफ्ज़ लफ्ज़ इंकशाफ अनाबी को मौत के दहाने पर ले आए। अनाबी का दिल चाहे वो मर ही जाए। उस लड़की ने कितनी घटिया हरकत की थी और वो इस लड़की पर आंखें बंद करके यकीन करती आई थी। सनम ने ये सब क्यों किया वाज? क्योंकि उसे लगता था कि मैंने उसकी बहन का कत्ल किया। उसकी बहन अनम उसकी उसी की बहन थी। उसी के साथ मेरी मंगनी हुई थी। मेरे दिल में उसके लिए जज्बात नहीं थे, बल्कि मैं उस लड़की से नफरत करता था। लेकिन आज मुझे अंदाज़ हुआ कि मैंने एक बेगुनाह और मजलूम लड़की से नफरत की थी। तभी तो वो जिल्लत रसवाई मेरा मुकद्दर बन गया। माजी के वर्क उलटता वो अनाबी को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर गया था। आज वो अपना दिल उस लड़की के सामने खोल देना चाहता था जो उसकी मता हयात थी, उसकी ज़िंदगी का महवर थी, जिसे उसने हमेशा सताया था। पर आज हर जख्म पर अपनी मोहब्बत का मरहम रख देना चाहता था। वह आज मैं कभी वो नहीं करना चाहती थी। यकीन करें मैं गुस्से में ज़रूर थी, लेकिन वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। सनम मेरा मोबाइल लेकर चली गई थी और उसने मेरे मोबाइल से वो वीडियो भी डिलीट कर दी थी। मैं ऐसे मोबाइल लेना चाहती, लेकिन फिर मैंने अपनी कलाई काट ली। अनाबी की हिचकियाँ बंधने लगी। जब वहाज ने उसे सीने से लगाया, उसका सहारा पाते ही वो मजीद सिसकियों से रोने लगी। वहाज ने उसे रोने दिया ताकि उसके दिल का बोझ हट सके। गलती हम दोनों की थी अनाबिया, बस मैंने माज में की। मैं अनम को बचा नहीं पाया, जिसकी सज़ा मुझे यूं रुसवा होकर मिली। बस तुम मुझे मुआफ़ कर दो। वाज ने हाथ जोड़ने चाहे। नहीं वाज, आप इस सज़ा के हकदार नहीं थे। सब कुछ मैंने किया। क्यों मैं इतनी अंधी हो गई थी? मैं सब भूल गई थी। वो वाज के हाथ पकड़े बोली, सब कुछ मेरे सामने उतरा, सब कुछ, लेकिन मैं जान ही नहीं सकी। ज़मीन पर बैठी और अपने हाथ ज़मीन पर मारती चीखी थी। उसकी हज़ियानी चीखों ने वाज को बेचैनी में मुब्तला किया था। अनाबिया, वाज ने उसे फौरी बाहों में भरा। बस करो, खुद को सज़ा मत दो, बल्कि मुझे सज़ा दो, क्योंकि इतना अरसा मैंने तुम्हें रुलाया, सताया, तुम्हारे दिल को हर बार ज़ख्मी किया। मैं इसी काबिल थी वाज, इसी काबिल, लेकिन बल्कि आपको मुझे इससे भी बुरी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन मुझे कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। हर सज़ा कबूल है, लेकिन मुझे जुदाई कबूल नहीं है। वो उसके हिसार में सिसकती बोली। वहाज के दिल से आज जैसे सारे बोझ सिरक गए। उसका आज भी वही एतराफ़ था और अब उसे लग रहा था कि वो खुशकिस्मत मर्द है जिसकी ज़िंदगी में एक वफा शार औरत आई थी, जिसने उसे दीवानों की तरह चाहा था। उसका नरम वजूद दिल की दुनिया बदलने लगा, जज्बात सुलगने लगे। वहाज ने आंखें मेज कर खोली और उसे सामने किया। सज़ा चाहती हो? उसके आंसू लबों से चुनता वो गंभीरता से बोला, हर सज़ा कबूल है, लेकिन दूर नहीं जाना चाहती। वहाज ने उसके लबों पर अंगेश्त रख दी। अनाबी ने गुलाबी भीगी आंखों से वहाज को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात अब बदल चुके थे। जहाँ अब खुमारी थी, गम के बादल छटे तो गुर्बत के जज्बात इर्द गिर्द रंग फैलाने लगे। तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। हर इस रुकावट को जड़ से मिटा दूंगा जो हम दोनों को जुदा करने की कोशिश करेगा। तुम वहाज सुल्तान की तोहमत है इश्क को, तुम्हारी तुहमत भी जी जान से कबूल है, तुम्हारा इश्क भी कबूल है। अनाबी को अपना वजूद ठंडा महसूस हुआ। वो तड़प, वो तपश जो एक अरसा उसे झुलसाती आई थी, वो आज ख़त्म हुए ठंडक में बदल गई थी। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने यकीनी चाहे। तुम्हें क्या लगता है? वहाज ने उसके चेहरे को अपने बेइंतहा करीब किया। बोलो। वहाज की गर्म सांसें चेहरा झुलसाने लगी। पता नहीं। वहाज ने एक हाथ कमर के गिर्द फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। किसे पता है? छोड़े, मुझे अपने कमरे में जाना है। वो घबराहट में मुब्तला हुई। कौन से कमरे में? वहाज ने गिरफ्त सख्त की। अपने कमरे में जाना है, जाने दें। वो नजर चुराती बोली, तुम्हारा कमरा अब यही है। तुम्हारा वाज अब तुमसे एक पल की भी दूरी नहीं चाहता। अब तुम्हारी पनाहगाह यहाँ है। उसने अनाबी के हाथ अपने दिल पर रख दिया। वहाज, वो कप कपाकर उसे दूरी चाहने लगी। उसका गुरेज समझकर वो अपने दिल पर पहरे बिठाए थे। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सजा तो मुझे भी अब मिलनी चाहिए। उसने एक बार फिर अलाब उसकी पेशानी पर जमाया और उसे आज़ाद कर दिया। अनाबी की ज़बान गुंग हुई थी। वो जानना तो नहीं चाहती थी। रात बहुत हो गई, आराम करो जाकर। वो नहीं चाहता था अब वो खुद को अनाबी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करे। तभी रुख मुड़ गया, पर दिल उदासी में लिपटने लगा था। उसका कमरे से जाना उसे अभी से बेकरार करने लगा। चंद पल वो भी तजब्जुब का शिकार रही। अभी आपने कहा कि मेरा कमरा यही है, मेरी पनाहगाह ये दिल है, और अब कह रहे हैं आराम करो जाकर। आप बहुत बड़े झूठे हैं। और वो वहाज की पुष्ट से लगती आज फिर उसके सीने पर अपने बाजू फैला गई। अंदाज में हल्की सी खफगी थी। दिल की उदासी अगले ही पल खुशगवारी में बदल गई। वो यूं आ लिपटेगी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि अपने कमरे से चली जाओ। वहाज ने
اس کے ہاتھ سینے سے ہٹا کر لبوں سے لگایا۔ اس کے نرم ہاتھ نرم بائیں اسے ماحول سے بے خبر کرنے لگی۔ کتنی دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی بولی اور حصار توڑ کر سامنے آئے۔ وحج نے شانے اچکائے۔ آپ کو سزا تو میں ضرور دوں گی، اور وہ سزا آپ کو برداشت بھی کرنی پڑے گی۔ اتنا عرصہ رلایا تھا، اتنا عرصہ پتھر دل بنے مجھے نظر انداز کرتے رہے، مجھے تو لگتا تھا آپ میں جذبات ہی نہیں ہیں۔ وہ خفگی سے بولی، جذبوں کی آنچ ہلکی سی بھی تم پر آئی نا، یہ تمہاری بادری بال میں اڑن چھو ہو جائے گی۔ اس کی گردن سے بالوں کو پیچھے کی اس نے سر گوشہ نہ کہا۔ اس کی مضبوط انگلیوں کے لمس نے اسے سمٹنے پر مجبور کیا تھا۔ بڑے آئے، وہ بڑا ہی سکی۔ اگر تم اجازت دو تو آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے جسم میں کتنی شدت ہے۔ میں پتھر دل نہیں، تمہارے لیے سراپا محبت ہوں، اور آج جو سزا دو گی تمہاری ہر سزا سر جھکا کر سہوں گی۔ اس نے انابیہ کی گردن اور چہرے کے درمیان اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اور بوجھل آواز میں کہا، نہیں، مجھے کوئی سزا نہیں دینی، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے ارد گرد دیکھ کر وہ بخلاہٹ سے بولی۔ وحج کی سیاہ آنکھیں اسے بہت کچھ احساس دلا رہی تھیں جن کو سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب نہیں انابیہ، وحج سلطان، اب تو بالکل نہیں، جانے دیں۔ وہ بدقت مسکرائی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وحج لب دبائے بولا۔ ڈر؟ بھلا میں کیوں ڈروں گی؟ وہ کھسیاہٹ سے بولی۔ پھر کانپ کیوں رہی ہو؟ وحج نے اس کے وجود پر گہری نگاہ ڈالے۔ کب کانپ رہی ہوں؟ نہ ڈر رہی ہوں نہ کانپ رہی ہوں، تو پھر مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ انابیہ وحج سلطان کے دل تک میرے سچے پرشدت جذبوں کی آنچ پہنچ چکی ہے؟ وحج آپ مجھے تانگ کر رہے ہیں، وہ چڑھ کر گوئے، میرا حق ہے۔ اس نے ناک کو چھوئے کہا، کوئی حق نہیں ہے۔ وہ شرط جکڑتی بولی، ایسی کی تیسی تمہاری کوئی حق کی لگتی۔ اس شدت سے خود میں بینتا وہ اس کی ہر کوشش ناکام بنا گیا تھا۔ سرد رات میں دہکتے جذبات سر چڑھ کر بولنے لگے تھے، کبھی مجھے چھوڑ کر مت دینا، کبھی بھی نہیں، نہیں جاؤں گی، وعدہ وفا نبھاؤں گی۔ وحج نے اس کے کندھے کو نرمی سے چھوا۔ اس سرد رات میں وحج سلطان نے اپنی محبت کا فسانہ قطرہ قطرہ اس کی سماعت کی نظر کیا تھا، اپنے جذبوں کی شدت سے اسے سمیٹ لیا تھا۔ اس کی قربت میں وہ آج پہلی مرتبہ پرسکون نیند سویا تھا، جبکہ انابیہ جاگ رہی تھی۔ اس کے سینے پر اطمینان سے سر رکھے، انابیہ نے آج انتہائی کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل یعنی وحج سلطان کو پا لی تھی۔ اب کوئی فاصلہ، کوئی رکاوٹ دونوں کے درمیان باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے وحج کو سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے گال کو نرمی سے چھوئے۔ اس کی پناہوں میں چھپ گئی ایک پرسکون نیند کے لیے، اگلی صبح روشن بنانے کے لیے وہ بھی سو جانا چاہتی تھی۔ وحج نے اسے مزید خود سے قریب کیا، شاید نیند میں بھی اس کا دور جانا محسوس کر رہا تھا۔ انابیہ مسکرائی تھی اور اپنی محبت کی دائمی ہونے کی دعا کرتی کب سوئی خبر ہی نہیں ہو پائی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔